हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अवनीश। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ जो टॉपिक शेयर करना चाह रहा हूँ वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन चाइना के ऑफिशियल विजिट पर है। ये विजिट कितना सिग्निफिकेंट है, इसकी कितना वैल्यू है, वर्थ है, आप समझने की कोशिश करें। दुनिया का जो इस समय पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, एक टर्मोइल सिचुएशन में है, एक ट्रांजिशन सिचुएशन में है। जिसमें व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, और मिस्टर शी जिनपिंग मिल रहे हैं। जब से मिस्टर शी जिनपिंग ऑफिस ज्वाइन किया और मिस्टर पुतिन जब से 2000 के बाद से ऑफिस ज्वाइन किया है, करीब 19 से 20 बार चाइना विजिट किया और एक कंसिस्टेंट जब से वॉर पीरियड आया है तब से कंसिस्टेंट उसकी विजिट हो रही है। एक साल में 1 या 2 बार भी कभी-कभी हो जा रही है, डिफरेंट ओकेजन पर। ये सारी जो मीटिंग्स हैं, रेगुलर मीटिंग्स, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ट्रस्ट डेवलपमेंट and population to population integration and economy integration. चाइना मैन्युफैक्चरिंग पावर है, बहुत बड़ी दुनिया। उस रेफरेंस में अगर देखें तो और मिलिट्री पावर भी है, माइट भी है। चाइना और रशिया अगर एक तरफ खड़े हो जाएं तो ये पूरी दुनिया की दिशा को बदल सकते हैं। यूएस कभी भी डायरेक्ट वॉर में नहीं जाएगा। ये उसकी पॉलिसी को ना ही सूट करती है, ना ही उसकी ऐसी पॉलिसी है, क्योंकि वो सूट नहीं करती। और वो अपने फुट सोल्जर की फुटिंग पर लड़ता है, कंट्रीज को फुट सोल्जर बनाता है और फिर वो वॉर लड़ता है। हर जगह उसने अपने वीक पॉइंट्स खोज रखे हैं, पैसा, मनी पावर होने की वजह से, और उसकी जो मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, आर्म्स एंड वेपन्स एमिनिशंस, उसकी वजह से वो दुनिया में रेलिवेंट है, यूनाइटेड स्टेट। और ऐसा तो है नहीं कि किसी कंट्रीज का कोई फ्रेंड नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, दुनिया में ऐसा है। तो वो उस कंट्री जिसको टारगेट करना है, उसके जो अपोजिट वाले होते हैं, उसके साथ वो अपना रिलेशनशिप बनाता है और फिर उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करता है और फिर उसको जैसे स्टेबलाइज करेगा। दूसरी मतलब एक फुट सोल्जर की तरह लोगों को या कंट्रीज को इस्तेमाल करना, ये यूएस की पॉलिसी का हिस्सा है। जिसमें आप देख सकते हैं कि यही बार-बार स्टेटमेंट आ रहे हैं मिस्टर सी की तरफ से, चाइनीज प्रेसिडेंट की तरफ से, कि यूएस शुड अबैंडन कोल्ड वॉर मेंटालिटी। कोल्ड वॉर पीरियड में ये ग्रुपिंग बनाना, ग्रुप बना करके एक दूसरे को एंटेंगलमेंट करना, तो जिस कंट्री को टारगेट कर रहे हो, है ना, ये यूएस की पॉलिसी है।
इससे रीजन या कंट्रीज डिस्टेबलाइज्ड होती हैं, जिसका मिस्टर सी जिनपिंग को इशू है ना। ये कंसिस्टेंट मैं देख रहा हूँ करीब 4-5 साल जब से क्वाड बना है। पर्टिकुलरली क्वाड मीन्स इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान और यूएस के जो पार्टनरशिप ग्रुपिंग है, इसके जब से बनने से 2017 के बाद से मैं देख रहा हूँ कि मिस्टर शी जिनपिंग लगातार इस बात को कहते जा रहे हैं, कोल्ड वॉर मेंटालिटी जो है यूएस को छोड़नी चाहिए। और लेकिन मिस्टर पुतिन इस बात को नहीं कहता, है ना? लेकिन अब जॉइंट स्टेटमेंट में चीजें आ जा रही हैं तो फ्रेंड होने की वजह से बात ठीक है, चीजें आ जाती हैं। लेकिन पुतिन इस बात को प्रोक्लेम नहीं करता, है ना? लेकिन क्वाड की ग्रुपिंग जब बनी है तब से रशिया भी इस पे क्लेम कंसिस्टेंट आवाज उठाता है कि ये क्वाड जो ग्रुपिंग है ये ठीक नहीं है ना? और दैट मीन्स उसमें इंडिया भी है ना? तो ये जो स्टेटमेंट है इंडिया और रशिया को, है ना, एक दूसरे के सामने खड़ा कर देता है। जितना ज्यादा क्लोजनेस बढ़ती जाएगी रशिया और चाइना की, उतना ही इंडिया को एक प्रॉब्लम भी, यू नो, एक स्केप्टिकल बिहेवियर, मीनिंग ये फीलिंग आता है कि हो सकता है कि वो ज्यादा क्लोजनेस होने की वजह से हमारा और रशिया के बीच का जो रिलेशनशिप है वो कॉम्प्रोमाइज हो, कुछ डिग्री ही कॉम्प्रोमाइज हो, नॉट ओनली, है ना, पूरी का तरह कॉम्प्रोमाइज हो। रशिया को इंडिया की जरूरत है, ये भी वैसा वर्षा जरूरत है ना? ऐसी बात नहीं है कि इंडिया को रशिया को इंडिया की जरूरत नहीं है ना? इंडिया जिस तरह इंडिया को रशिया की जरूरत है, उसी सेम प्रोपोर्शन में इन माय पॉइंट ऑफ व्यू कि रशिया की भी जरूरत भारत की भी है। तो इस तरह से भारत को एवेंजर को नहीं कर सकता, है ना? लेकिन हाँ, कुछ डिग्री हो सकता है रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज हो, है ना? अब भारत को जो डिफेंस पर्टिकुलर भारत का डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, वो ज़्यादातर बेस्ड है रशिया बेस्ड, है ना? और ये आज से नहीं रहा है, जब से भारत को डिफेंस की ज़रूरत पड़ी है, तो रशिया ने ही अपने दरवाजे ओपन अप किए सबसे पहले। भारत फाइटर जेट लेने की कोशिश किया 1962 के दौरान भी, जब चाइना के साथ युद्ध था, तो यूएस ने मनाही कर दी। बाकी कभी उन लोगों ने मिसाइल टेक्नोलॉजी, हमारे मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम को भी उन्होंने रोकने की कोशिश की। भारत की जो भी स्ट्रेंथ होने की कोशिश जब भी थी, तो वेस्टर्न कंट्रीज ने उस पे अपने इज़हार किए, है ना? उस पे ऑब्जेक्शन रेज़ किया। न्यूक्लियर टेस्ट किए तो उसमें भी लोगों को कंप्लेन था, और मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, उसमें भी लोगों को कंप्लेन था। ये जब भी भारत एक स्ट्रैटेजिक, यू नो, अपने आप पे खड़े होने के लिए स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश की, तो वेस्टर्न कंट्रीज ने उसको रोकने की कोशिश की, कभी भी उसमें स्ट्रेंथन करने की कोशिश नहीं की। अब क्योंकि वेपन जो है, वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है, ये हर जगह अपना इंस्टॉलेशंस कर ली हैं, तो एक वेपन सेलिंग भी एक बिजनेस हो गया है ना? टेक्नोलॉजी शेयर करना एक सेकेंडरी मैटर है, लेकिन वेपन सेलिंग भी एक काइंड ऑफ बिजनेस है ना? आर्म्स एम्यूनिशंस बिलियन बिलियन डॉलर के ट्रेड होते हैं, है ना? उतना तो दुनिया के डिफेंस हेल्थ पर नहीं खर्च होता जितना कि डिफेंस पर होता है ना? तो ये भी सारे इश्यूज हैं जिन्हें देखने की बात है। लेकिन ये जो क्लोजनेस आ रही है इन दोनों कंट्रीज के बीच, जिसमें मिस्टर 2000 फरवरी 2022 में इन कंट्रीज ने ये डिक्लेयर किया कि रशिया एंड चाइना हैव नो लिमिट रिलेशनशिप। यानी ये है कि इन दोनों रशिया और चाइना के बीच कोई भी ऐसी लिमिट नहीं है रिलेशनशिप में, चाहे वो आर्म्स म्यूनिशंस, जब भी जरूरत, ऐसी जरूरत पड़ जाए, नहीं, तो हम ड्यूरिंग वॉर में भी एक दूसरे के साथ एंगेज करेंगे। नो लिमिट का मीनिंग यही है ना? अब क्या है, वो टाइम अभी आ गया है ना? ये नो लिमिट की रिलेशनशिप मैं समझता हूँ कि जब वर्ल्ड वॉर काइंड ऑफ समथिंग हो जाए, तब ये दोनों कंट्रीज अलाइन हो जाएंगे। नो लिमिट का मीनिंग ये है।
अभी यूक्रेन को कंटेन करने के लिए चाइना रशिया खुद ही काफ़ी है ना? और काफ़ी कुछ नहीं, लेकिन रशिया को भी उसमें प्रॉब्लम तो आ ही रही है, उसको डील करने में, यूक्रेन को। अब क्योंकि यूक्रेन को तमाम सारे फंडिंग, वेपन्स वेस्टर्न कंट्रीज़ से मिल रहे हैं और इससे वेस्टर्न कंट्रीज़ ये जान लें, है ना, कि हाउ मच रशिया इज़ स्ट्रॉन्ग, है ना? क्योंकि इन लोगों की जो इन्वेंटरी थी वेपन्स की, वो सारी खाली हो गई। वेपन सप्लाई जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स वगैरह थे, सब कुछ ये लोग सप्लाई कर चुके हैं, है ना? अब वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी वो लोग कंटिन्यूअस कर रहे हैं। तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं, अब रशिया की स्ट्रेंथ को भी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने देख लिया है कि हाउ मच रशिया इज़ स्ट्रॉन्गर। तभी तो अभी मिस्टर मैक्रोन ने ये स्टेटमेंट दिया कुछ दिन पहले कि यूरोप इज़ आल्सो इमॉर्टल, कैन डाई, है ना? बिकॉज़ ऑफ रीजन, इसलिए आप ऑटोनॉमी की तरफ बात करता है। फ्रांस भी अब देखिए अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है जिस तरह इंडिया करता है ना? और वो कह रहा है फ्रांस का प्रेसिडेंट मैक्रोन कि हमें अपने यूरोप की खुद ही मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे कैपेसिटी डेवलप की जाए, वेपन्स का इंपोर्ट डिपेंडेंसी दूसरों की मीन्स यूएस पर कम की जाए और अपना ही डिफेंस प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाए इन यूरोप, है ना? जिस तरीके से हमें ऑटोनॉमी गेन करने की ज़रूरत है, किसी पे डिपेंडेंसी ना हो, है ना? कि आप वेपन सप्लाई नहीं कर रहे, तो हम यू नो हथियार डाल देंगे युद्ध के दौरान। तो ये सारी बातें हैं जो सामने आ रही हैं। लेकिन मैं रशिया और इंडिया के रिलेशनशिप को नहीं समझता कि चाइना और रशिया के बीच रिलेशनशिप डेवलप हो जाने से इंडिया का रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज़ होगा रशिया के साथ। हाँ, लेकिन कुछ डिग्री तो वीटो चाइना कर ही सकता है, कुछ ऑब्जेक्शन रेज़ कर सकता है। हो सकता है कोई सोफिस्टिकेटेड वेपन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो रही हो, है ना? मिसाइल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, को-डेवलपमेंट प्रोग्राम विद इंडिया, जो चाइना के लिए थ्रेट हो, है ना? मे बी कुछ डिग्री की बात चल रही हो, जिसमें चाइना को थ्रेट हो मिसाइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में, तो मे बी उस पे चाइना ऑब्जेक्शन रेज़ कर सकता है ना? कि इंडिया को इस तरीके से आप चीज़ें शेयर ना करें। तो ये भी चीज़ें अभी तो नहीं है, आगे चल के देखते हैं कि क्या है। हुँ, लेकिन डेफ़िनिटली जितना ज़्यादा क्लोज़नेस आएगी, तो कुछ न कुछ डिग्री तो रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज़ होगा। और जिस तरह से रशिया ये जानता है, रशिया जो है, मैं देखता हूँ, मिस्टर पुतिन की आवाज़ में सुनता हूँ, तो पुतिन कॉन्फिडेंट है इंडिया का रिलेशनशिप को लेकर के और यूएस इंडिया रिलेशनशिप से वो ज़्यादा पजेस्ड नहीं है। क्योंकि वो जानता है कि भारत अपनी ऑटोनॉमी को मेंटेन करेगा। मिस्टर जयशंकर भी बार-बार कमेंट करते रहते हैं कि हम ऑटोनॉमस हैं, हम इंडिपेंडेंट थिंकर हैं, हमारी अपनी एक पोलैरिटी है, जिसमें मल्टीपोलर वर्ल्ड में हम भी एक पोलर हैं, हम भी एक पोल पे हैं। सो इस तरह के जो स्टेटमेंट है, आप मिस्टर जयशंकर से भी सुनते रहेंगे, सुनते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हो रही दुनिया में और इसके नताइज आएँगे आगे चल के। लेकिन अभी तो ये स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। अभी जो चाइना और रशिया का रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, अभी एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। चीज़ों को स्टेबलाइज़ करना है, इस रीजन को स्टेबलाइज़ करने के लिए और वो ज़्यादातर ओरिएंटेड है यूएस के को कंटेन करने के लिए। अब जबकि यूएस इस रीजन में इंडिया के थ्रू एंटर कर रहा है, इंडो पैसिफिक या इंडियन ओशियन रीजन में इंडिया को एक की पार्टनर वैल्यू कर रहा है। तो यहाँ पे भी इंडिया भी एक एंटेंगलमेंट में आ जाएगा, है ना? जहाँ पे एक रशिया और चाइना है, दूसरा इंडिया, यूएस और बाकी सारे सिस्टम हैं। तो इंडिया और
रशिया भी एक दूसरे के पैरों पे आ सकते हैं। पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन अभी चीज़ें इस तरह चल रही हैं। लेकिन भारत जो है वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखता है, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया यूएस का जब इन्होंने प्रॉस्पेरिटी का यहाँ रेड सी के मैरीटाइम रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए 10-12 कंट्रियों का ग्रुप बनाया प्रॉस्पेरिटी का, है ना? तो भारत ने उसको ज्वाइन नहीं किया, जबकि इंडिया ने अपना वॉरशिप वगैरह सब कुछ भेजा था इंडियन ओशन रीजन में फॉर प्रोटेक्ट ऑफ इंडियन शिप्स, मर्चेंट शिप्स पर्टिकुलर एंड ट्रेड रूट को कंट्रोल करने के लिए। तो पायरेसी इश्यूज को सॉल्व करने। तो यहाँ पर इंडिया जो है अपनी इंडिपेंडेंस शो करता है। दूसरा नाटो की जो इंडिया के पास एक प्रपोजल आया था, किसी मिनिस्टर ने या मेंबर ने रेज किया था यूएस में या वेस्टर्न कंट्रीज में 1.5-2 साल पहले कि इंडिया को भी नाटो का मेंबरशिप बना लिया जाए, है ना? या एक्सटेंडेड पार्टनरशिप में नाटो के ले लिया जाए। तो भारत ने पर्टिकुलरली मिस्टर जयशंकर ने उसमें कमेंट किया कि नहीं, जो उनका फ्रेमवर्क है, नाटो का जो फ्रेमवर्क है, वो इंडिया को सूट नहीं करता, है ना? अननेसेसरी वॉर में हम चले जाएँगे और अननेसेसरी हम अलाइन्ड हो जाएँगे। बेनिफिट होना कुछ नहीं है ना? और अगर हमने अपनी ऑटोनॉमी छोड़ दी, तो इस रीजन से भी निकल जाएँगे हम। मिस्टर जयशंकर इसको बेहतर समझते हैं। अगर हमने अपनी ऑटोनॉमी छोड़ दी ना, तो हमारे जितने भी आज तक रिलेशनशिप है, वो सारे टूट जाएँगे। क्योंकि हमें लोग सबकी निगाह से देखने लगे, है ना? कि ये भी कंट्री जो है, ये अपने कैरेक्टरिस्टिक्स जिसका कोई कैरेक्टर ही नहीं है ना? तो आपको कैसे लोग आइडेंटिफ़ाई करेंगे? इंडिया को कैसे आइडेंटिफ़ाई करेगा आदमी, है ना? इंडिया क्या है? इंडिया एक नहीं नॉन अलायंट और एक ऑटोनोमस कंट्री है, सेल्फ डिपेंडेंट है, अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी खोजता है, दैट इज़ कॉल्ड इंडिया, है ना? तो अगर ये अपनी आइडेंटिटी खो देता है, किसी नाटो को जॉइन करके या फिर किसी थर्ड कंट्री को जॉइन करके, तो जितने भी इसके साथ अभी इस नॉन अलाइन्ड की वजह से रिलेशनशिप डेवलप हुई थी, वो सारे रिलेशनशिप टूट जाएँगे और यूएस का रिलेशनशिप नॉन ट्रस्टेड है। अगर उस पर आप इन्वेस्टमेंट करें नाटो के साथ, तो वो यूज़ करके आपको छोड़ देंगे, नहीं? तो इंडिया इस रीजन में रहते हुए भी उनके साथ भारत की रिलेशनशिप जिस तरह है आज, इसी तरह चल सकती है, नहीं? अननेसेसरी वॉर में हम नहीं जाएँगे। टू कंटेन चाइना ये हमारी पॉलिसी नहीं है। हमारा रूट जो है मैरीटाइम वो सेफ होना चाहिए जिसके लिए हम अ, अपनी स्ट्रेंथ डेवलप कर रहे हैं। अभी हमने नेवल शिप्स डेवलपमेंट करने की एयरक्राफ्ट नेवल शिप्स प्रोड्यूस ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश शुरू कर दी है, जिससे हम अपने मैरीटाइम रूट को डिफेंस कर सकें, अपने सी ओशन ट्रेड को डिफेंस कर सकें और अपने बॉर्डर्स को डिफेंस कर सकें। दैट इज़ आवर इंटरेस्ट। यूएस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ये हमारा काम नहीं है और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वॉर होती है, भारत उसमें एंगेज हो। मैं नहीं समझता कि ऐसी पॉलिसी भारत की होनी चाहिए। जबकि मिस्टर जयशंकर को मैं रीड करता हूँ, तो मुझे उनकी जो थिंकिंग है, वो बहुत सूट करती है और बहुत स्ट्रैटेजिकली काम कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से, है ना? अ, वो ज़्यादातर नहीं किसी के साथ अलाइनमेंट नहीं, जब मैंने बताया ना भारत क्या है, नहीं, वो उसी कैरेक्टरिस्टिक के बिहाफ़ पर ही काम हो रहा है और ये हमारा आज की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ये हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, जिन्होंने इंडिपेंडेंस रखने की कोशिश की, उन्होंने ही भारत की फॉरेन पॉलिसी डिफाइन कर दी थी कि इंडिया को कैसा होना चाहिए, है ना? तो उसी हम कैरेक्टरिस्टिक को मैं अभी कल ही इस पे डीप थिंकिंग कर रहा था। मैंने ऑब्ज़र्व किया वन बाय वन, देखा कि मैं बिल्कुल उसी प्रोस्पेक्ट पर चल रहा हूँ जो फॉरेन पॉलिसी जवाहरलाल नेहरू या गांधी जी के ज़माने में हुई। उन्होंने भी सब कुछ नहीं, उस समय बड़े इंटेलेक्चुअल लीडर्स थे, आज की तरह स्टूपिड नहीं थे। तो उन लोगों ने ही फॉरेन पॉलिसी अपने कॉन्सेप्ट पर नहीं स्ट्रैटेजी कॉन्सेप्ट रखा कि हाउ शुड इंडिया मूव फॉरवर्ड, है ना? क्योंकि एक सिविलाइजेशनल वैल्यू होने की वजह से नहीं भारत एक कोई उठाई-गिरी तो देश है नहीं, है ना? इसका भी एक अपना एक स्ट्रैटेजिक एक सिविल सिविलाइजेशनल है ना, एक शेप है, जिसमें इंडिया अपने आप को फिट है।
तो अननेसेसरी वॉर में जाना और हीरो बनने की जरूरत नहीं। जिस तरह हम ग्रोथ कर रहे हैं इकोनॉमिकली, मिलिटरली और इज आवर इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट, इसमें हम काम कर रहे हैं, है ना? इसलिए हम पे हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो सभी ट्रस्ट करते हैं। हमारे पास दुश्मन की कमी है, दुश्मन बहुत कम है, फ्रेंड ज़्यादा है ना? ये हमारी पॉलिसी का नतीजा है। दुश्मन अननेसेसरी बने हुए हैं पाकिस्तान और चाइना, बाकी हमारा कोई दुश्मन नहीं है, अज़रबैजान को छोड़ के। So thank you very much, my friends, for watching.